तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 79। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट हुई थी ये 79। उसी का क्या किया है कि आज आपके लिए टेस्ट पेपर आप प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने टेस्ट दिया है इस 79 को उसका हम स्कोर कार्ड आज दिखाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिछले दिन दोस्त 78 भी टेस्ट हुई थी लेकिन हम उसका स्कोर कार्ड नहीं दिखा पाए थे। जैसा कि आपको हम बता भी दिए थे कि उसमें क्या हुआ था कि गलती से वन टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए था लेकिन अनलिमिटेड अटेम्प्ट टाइम हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था ना दोस्त कि एक कैंडिडेट कई बार अटेम्प्ट कर दिया था और बहुत ज्यादा स्कोर मतलब कि कार्ड में आ गए थे रिजल्ट, उसको हम स्कोर कार्ड नहीं बना पाए थे, इसलिए आपको नहीं दिखा पाए थे। लेकिन इसका आंसर की जो है 78 का आंसर की आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, वहां पे जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं, ये जो 79 है इसका भी हम टेस्ट पेपर पे क्या करते हैं कि अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करने के बाद आपको हम दिखा देंगे कि आपका रैंक क्या है, आपने कितना नंबर लेकर के आया है और कितने लोगों के बीच में है और कौन जो है सबसे टॉप पे है। ठीक है, आज ये देख लेंगे। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो दोस्त बिल्कुल दे सकते हैं, फ्री में देते हैं, निःशुल्क, 1 रुपया पैसे नहीं लगता है। ठीक है, कैसे देना है ये आपको हम क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर जो है उसको हम डिस्कस करा देते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है नहीं देना है। तो कम से कम तो इतना कर ही सकते हैं कि आप टेस्ट पेपर तक बन सकते हैं। ठीक है, आप देख भी लीजिएगा कि किस तरह का टेस्ट पेपर होता है। 25 क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है, 7 मिनट देते हैं, 7 मिनट में अटेम्प्ट कर देना होता है 25 क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं पहले टेस्ट पेपर, देरी नहीं करते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 79 टेस्ट हुआ था उसका। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो है भारत के प्रथम पुरुष या महिला कौन थे। ठीक है, जो अंतरिक्ष में गए थे वो भारत के, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम पुरुष या महिला का नाम बताना है। महिला गई है तो महिला का नाम बताइए, पुरुष गई है तो पुरुष का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है इसमें पुरुष गए थे, कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे, ये फर्स्ट नंबर थे, भारत के ही थे राकेश शर्मा, ये गए थे। कब गए थे ये भी जान लीजिए दोस्त, गए थे 3 अप्रैल 1984 को गए थे ये अंतरिक्ष में। 2 या 3 अप्रैल को ऐसे माना जाता है कि गए थे, 2 अप्रैल को उड़ान भरी थी, 3 अप्रैल को वो जो है मतलब कि अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, इस तरह से कहते हैं। तो 2 या 3 अप्रैल आपको दे देगा, 1984 को गए थे। अगर इसमें महिला की बात करता है कि दोस्त सबसे पहले भारत की महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई है, तो दोस्त कल्पना चावला मार देते हैं हम फिर इसमें, लेकिन सीधा पुरुष या महिला दोनों में से पहले कौन गया है ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो राकेश शर्मा ही गए, इसलिए राकेश शर्मा की बातें करते हैं। चलिए इसके लिए आपको बताते हैं, अगर सीधा ये भी क्वेश्चन दे देता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गए थे, भारत हटा देता, आपको क्वेश्चन में भारत हटा देता, सीधा कहता कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, रूस के थे कौन, मेजर यूरी गागरिन थे, जो सबसे पहले क्या किए थे कि अंतरिक्ष में गए थे। अब चलिए राकेश शर्मा की बातें कर लेते हैं दोस्त। राकेश शर्मा की बात कर ले तो जब ये अंतरिक्ष में गए थे तब भारत सरकार ने इनके सम्मान में ही अशोक चक्र इनको दिया था। क्या दिया था, अशोक चक्र दिया था, ध्यान रखिएगा ये चीजें। और सोवियत संघ ने भी इन्हें दोस्त दिया था इनके सम्मान में, क्या दिया था राकेश शर्मा को, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का एक सम्मान दिया था इनको, राकेश शर्मा को। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे भारत के स्पेस हीरो कहलाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आपको क्या करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में लिया गया है। देख लीजिए, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि 1 ओम बराबर होता है। ठीक है, देखिए 1 ओम किसके बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। अगर आपको ये कह देता कि ओम किसका मात्रक है, किसकी इकाई है, तो ये आराम से आप बता सकते थे। लेकिन चलिए इसमें सीधा कर दिया कि 1 ओम किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर क्या, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब कैसे होता है ये भी जान लीजिए। देखिए ओम किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का होता है ना। तो आर बराबर क्या होता है, V बाई आई होता है। V को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, आई को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट प्रति मीटर होना गया, तो ये वोल्ट प्रति मीटर के हिसाब से ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा, क्रिएटिव माइंड बनिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा संसूचक का उपकरण है। देखिए धारा के लिए संसूचक उपकरण बताता है, इसमें मतलब धारा डिटेक्टर होना चाहिए, करंट को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो करंट डिटेक्ट इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है ये बताना है। देखिए बहुतों लोगों ने टेस्ट में गड़बड़ी कर दिया है, इसमें करंट डिटेक्टर के रूप में दोस्त बहुतों ने मार दिया है ये आपका बी नंबर, आमीटर मार दिया है, गलत है। आमीटर धारा को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा, न कि करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को मेजर करने का काम करता है कि कितना एम्पियर का करंट है या कितने एम्पियर का करंट जो है प्रवाहित हो रहा है, ये आमीटर जो है मेजर करता है एम्पियर में। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुतों लोगों ने वोल्ट मीटर भी मार दिया, नहीं दोस्त, वोल्ट मीटर भी नहीं होगा, वोल्टेज मेजर करने का काम करता है वोल्ट मीटर। जान लीजिए कि करंट डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये अपना गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है, कि सर्किट से कितना, मतलब सर्किट से करंट जो है प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, किस दिशा में हो रही है, ये प्रवाहित करने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर एनालॉग तरीके से भी होता है, एनालॉग भी होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि वस्तु के आवर्धन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताना है। इसमें से कि वस्तु को जो है आवर्धित कौन कर सकता है, ये वस्तु का हमें नाम बताना है। देखिए आवर्धित मतलब क्या, कि जो छोटा है उसे बड़ा करके दिखाता है, वही आवर्धित होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये काम करके दिखाता है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, कौन करता है, बाइनोकुलर करता है। कौन करता है, बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन करता है। इसमें से ऑप्शन में से ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वैसे आप जान लीजिए कि इसके अलावा और भी होते हैं जो क्या करते हैं कि वस्तु का आवर्धित यानी कि बड़ा करके दिखाता है। कौन कौन दिखाता है ये भी जान लीजिए, जैसे कि मैग्नीफायर होता है, मैग्नीफाइनर जो होता है, मैग्नीफाइनर वो हैंडल मैग्नीफाइनर होता है, स्टैंड मैग्नीफाइनर होता है, जान लीजिए डोमो मैग्नीफाइनर होता है। ये सभी क्या करता है कि वस्तु को छोटा जो रहता है उसको बड़ा दिखाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप भी होता है, माइक्रोस्कोप के सहारे देखते हैं ना सूक्ष्म जीवों को, तो वो भी बड़ा करके दिखाता है। तो ये आवर्धित करके दिखाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्त ये अपना थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, दूरबीन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है इसमें कि पानी के अंदर क्या है, कि पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगे होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम बताना है इसमें। तो देख लीजिए पानी के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, पढ़े होइएगा, आपको पता होगा कि पानी के अंदर अगर ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोफोन का करते हैं। किसका करते हैं, हाइड्रोफोन का। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, हाइड्रोफोन का। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, और फोन मतलब कि फोन से सुनने वाला जो होता है सो, तो हाइड्रोफोन मतलब पानी में सुनने वाला। तो याद रखिएगा, ऐसे पता लग जाएगा, जैसे ही पूछ देगा आपको एग्जाम में कि पानी में ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो हाइड्रा मतलब पानी या फोन मतलब सुनना, ठीक है। कैसे सुनते हैं ये भी जान लीजिए, ये हाइड्रोमीटर आपको कैसे पानी में लगा करके सुनते हैं ये जान लीजिए, आपको बता देते हैं। देखिएगा जैसे कि ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है ना कि नाव रहता है, नाव पे क्या होता है कि कोई इंसान बैठ जाता है या कोई भी हो उसे सुन सकता है। इसको क्या करता है, हाइड्रोमीटर को पानी के अंदर डालता है, पानी के अंदर जितने भी क्या होता है कि उतार चढ़ाव दबाव होता है वो सबका साउंड उत्पन्न होता है। उस साउंड के जरिए क्या होता है कि इस जो है हाइड्रोमीटर के जरिए आप कान में लगा करके क्या कर सकते हैं, अंदर जो हलचल हो रही है उसकी साउंड सुन सकते हैं। या बड़े बड़े व्हेल मछली जा रहे हैं या बड़े बड़े जीव जंतु, पानी जलीय जंतु जो होते हैं वो जा रहे हैं, वो आवाजें कर रहे हैं पानी में, तो उसकी भी साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, प्लस सुना भी जा सकता है। आप हेडफोन जो होता है लगा करके सुन सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोन के जरिए ही होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पूछे जाते हैं ये सवाल जो है हाइड्रोफोन वाले, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेजिस्टिविटी का आपको कहता है कि फॉर्मूला ज्ञात करने का कौन सा करेक्ट है, इसमें ये बताना है। तो रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का सूत्र इसमें करेक्ट कौन सा होगा ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता बराबर जो होता है वो होता है आर इंटू ए बाई जे है एल होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। वैसे रेजिस्टिविटी को जान लीजिए कि हम जो सूचित करते हैं वो रो से सूचित करते हैं। किससे, रो से। वो रो बराबर जो होता है क्या होता है दोस्त, रो बराबर जो होता है आर इंटू ए बाई एल होता है, ठीक है। तो इसको मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है वो आपका जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और जान लीजिए कि धारा के मतलब कि वो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, लंबाई के व्यस्त के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये होता है कि रेजिस्टिविटी कब बढ़ेगा, जब उसकी एरिया बढ़ेगी, किसी की भी कंडक्टिविटी की एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, उल्टा होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है और ये पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। आप जान लीजिए कि रेजिस्टिविटी का कभी कभी जो है क्या होता है ना कि दोस्त ऐसा ही मात्रक पूछ देता है या उसकी यूनिट पूछ देता है कि इकाई क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच की प्लेट पर फैली पानी की बूंद जो है की तुलना में पारे की बूंद जो है क्या होता है कि गोलाकार जो है सही रूप से हो जाता है, इसका कारण क्या है। मतलब समझ लीजिए ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कांच के जो प्लेट लीजिएगा उस पर पानी रखिएगा तो पानी क्या होगा कि फैल जाएगा, जबकि पारा रखिएगा तो वो गोल हो जाएगा, इसका कारण क्या होता है।
यही इसमें कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको हम सबसे पहले क्या करते हैं ना दोस्त कि पहले आंसर बता देते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका फोर्थ नंबर होगा, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, क्या है कि पानी का ससंजक कांच के साथ जो है उसके असंजक से क्या होता है कि अधिक होता है। अगर नहीं समझे तो अब समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लेट पे हम क्या करते हैं, कांच का प्लेट है उस पे पानी डालते हैं, तो प्लेट का जो ससंजक बल होता है और कांच के ससंजक बल जो होता है, ये दोनों का ये दोनों असंजक हो गया, तो असंजक बल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का असंजक बल जो है, पानी के जो ससंजक बल, जो पानी के बीच जो अनुकार ससंजक बल होता है, वो प्लेट के ससंजक बल से क्या होता है कि अधिक होता है, जिसके बल से क्या होता है कि फैल जाता है। ठीक है, अगर वही हम पारा की बात कर लेते, क्या कर लेते, पारा की और कांच की, तो कांच का जो ससंजक बल होता है, पारा का ससंजक बल जो होता है, ठीक है, ये दोनों जब मिलता है तो असंजक हो गया। तो उसमें पारा के अणुओं के बीच जो होता है जो बल लगता है, वो असंजक बल जो होता है क्या होता है कि कांच की अपेक्षा कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो सिकुड़ करके गोल हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धारावाही परिनालिका द्वारा जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। परिनालिका समझते होइएगा सोलेनोइड जो होता है, सो ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि जो है सोलेनोइड मतलब एक कार्बन होता है, उस पर क्या होता है कि जो है तांबे से लपेटा होता है, वो सोलेनोइड होता है। तो वो किस बात पे निर्भर करती है, ये हमें बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है इसमें कि सोलेनोइड के घुमावों की संख्या पे डिपेंड करती है, तो इस पे भी डिपेंड करती है। जितना बार ज्यादा घुमाएंगे ना, उतना उसकी चुंबकीय क्षेत्रता क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है। दूसरी नंबर देख लीजिए, धारा की ताकत, जी जितना धारा ज्यादा प्रभावित कीजिएगा सोलेनोइड से चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। मतलब अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से तीनों होगा, यानी फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक चीजें है कि अगर सोलेनोइड की लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपको हम बता देते हैं सोलेनोइड के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट कहिए। ठीक है, ये होता है, ये होगा आपका थर्ड नंबर आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए इसका काम क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जोड़ घटाव गुणा भाग तो जानते होइएगा। अर्थमेटिक का क्या मतलब, गणितीय होता है। तो गणितीय रूप में जो भी होता है, बाइनरी से डिसिमल, डिसिमल से बाइनरी, जो भी काम होता है करने के लिए, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, एएलयू ही करता है। ठीक है, तो ये काम जोड़ घटाव गुणा भाग जितने भी होते हैं, और गेट नॉर गेट बुलियन अलजेब्रा का, वो सारा काम जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, एएलयू करता है। तो इसका फुल फॉर्म स्टैंड पूछा गया है, इसलिए आपका ये क्या है कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जिस पिंड पर कार्य किया जाता है उसका क्या होता है। देखिए जिस भी पिंड पर कार्य करेंगे उसमें दो कंडीशन होगा, पहला कि उसका विस्थापन होगा, दूसरा नंबर कि उसमें ऊर्जा जो है क्या होगा कि आपका ऊर्जा प्राप्त होगा, उसमें ऊर्जा प्राप्त होगा। दो कंडीशन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की ही बात किया गया है, ना कि विस्थापन की बात किया गया है। तो विस्थापन की बात नहीं किया तो छोड़ दीजिए, इसको ऊर्जा की बातें लेकर के चलिए। तो ऊर्जा में ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि इससे क्या होगा कि ऊर्जा प्राप्त होगा। ऊर्जा दो तरह से प्राप्त होगा, या तो वस्तु खिसकेगी तो गतिज ऊर्जा होगा, या तो वस्तु नहीं खिसकेगी तो स्थितिज ऊर्जा होगा। दो तरह से ऊर्जा इसमें प्राप्त होगी। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तभी उस पर क्या होता है कि कोई कार्य किया जाता है। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये चीजें कह रहा है कि इनमें से कौन सा, कहता है कि बायोसाइड का रूप नहीं है। जी हाँ, बायोसाइड का रूप नहीं है, ये इसमें पूछा जा रहा है। देखिए बायोसाइड का रूप इसमें कौन नहीं है, पहला तो देख लीजिए नमक भी है, दूसरा नंबर कहता है आयोडीन भी है, तीसरा कहता है आपको देख लीजिए चीनी भी है, चौथा ब्लीच नहीं है, बायोसाइड का रूप नहीं है ब्लीच। अब जान लीजिए कि ब्लीच कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, ब्लीच जो होता है वो पानी और सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या होता है, हाइपोक्लोराइड से मिलकर के बनता है। किससे, पानी और सोडियम हाइपोक्लोराइड से मिलकर के ये बनता है ब्लीच जो होता है। ये काम क्या करता है, तो ये जितने भी एक्टिव दोस्त जो घटक होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसको सफाया करने का काम करता है, यानी कि मारने का काम करता है ब्लीच जो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट पेपर का जो लिया गया था। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर
प्राकृतिक रबर कहता है कि एक डैश है जिससे लोच क्या होता है कि उच्च लोच होता है। उच्च लोच मतलब लोच करने का मतलब क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब लमरना ज्यादा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो प्राकृतिक रबर डैश है, क्या है, तो प्राकृतिक रबर जो है जान लीजिए कि ये आपका थर्ड नंबर करेक्ट होगा, एक इलास्टोमर है। क्या है, एक इलास्टोमर है। इलास्टोमर का क्या मतलब होता है कि उसको खींचिए और फिर छोड़ दीजिए तो वो अपने अवस्था में आ जाएगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा, तो वो इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर की वजह से ही क्या होता है कि रबर में सबसे अधिक जो है लोच होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये थर्ड नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जैविक शुद्धियों को हटाने के लिए, अशुद्धि है, अच्छा शुद्धि नहीं अशुद्धि है, जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कहता है कि किसका जो है उपचार किया जाता है, उपचार का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो जान लीजिए कि जैविक अशुद्धियों को अगर हटाना है दोस्त तो जैव उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, जैव उपचार। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जैव उपचार दिया ही नहीं है। तो जैव उपचार नहीं दिया है तो जान लीजिए कि स्टरलाइजेशन दे दिया है, स्टरलाइजेशन ही किया जाता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जिसको वैंध्यीकरण कहते हैं। इसमें वैंध्यीकरण को ही जैव उपचार कहते हैं, इसको बायोरिमेडिएशन कहते हैं। बायोरिमेडिएशन कहते हैं। बायोरिमेडिएशन कहने का मतलब क्या होता है, या जैविक उपचार करने का कहने का क्या मतलब होता है दोस्त, ये कहने का मतलब होता है कि हम उसमें सूक्ष्म जीवों का ही इस्तेमाल करके क्या होता है कि प्रदूषक जो चीजें मौजूद होते हैं उसको क्या करते हैं कि खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है कि बायोरिमेडिएशन होता है, और या वैंध्यीकरण कहिए वो होता है स्टरलाइजेशन। तो ठीक है, तो ये चीजें होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है आपको कि KMnO4 मतलब कि क्या दे दिया है, पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड दे दिया है। इसमें क्या करना है दोस्त आपको कि मैग्नीज जो दे दिया है Mn, इसका क्या करना है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसमें देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो ऐसे तो ऑप्शन नहीं बताते हैं, पहले क्या करते हैं कि आपको निकाल कर बताते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकलता कैसे है, फिर बताते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट का आपको जो है क्या होना चाहिए कि परमाणु संख्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आराम से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। देख लीजिए आपको ऐसे बता देते हैं। एमएन में देख लीजिए KMnO4 में के का कितना होता है, 19 होता है। के का पोटेशियम होता है, पोटेशियम का क्या होता है, 19 होता है। 19 को हम क्या लिखते हैं, 2881 लिखते हैं, ठीक है, 2881 लिखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। दूसरे को देगा तो पोटेशियम पे क्या होगा कि पोटेशियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी कि के पे +1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दोगा, त्याग कर देगा, ठीक है। इसलिए उसी तरह से एमएन को मान लीजिए x, क्योंकि हमें किसका, मैग्नीज का ही क्या करना है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। और जिसका निकालना है उसका x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन का देख लीजिए। ऑक्सीजन O4 है तो ऑक्सीजन का देख लीजिए। ऑक्सीजन का क्या होता है कि 8 होता है। 8 होता है, इसको क्या लिखते हैं, 2826 लिखते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है अस्थाई प्राप्त कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थाई प्राप्त करेगा तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2 चढ़ जाएगा, -2 चढ़ जाएगा। अब चलिए इस पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना माथा पे चढ़े हुआ है ना, उसी को क्या करते हैं कि प्लस में लिखते चलते हैं, इसकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो KMnO4 को अगर निकालेंगे तो के जगह पे क्या रखेंगे, ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर जो है +1 है तो +1 रखिए। Mn को x माने है तो +x कीजिए, आप प्लस ऑक्सीजन का जो है -2 है तो -2 I × 4, क्योंकि 4O4 है, ऑक्सीजन 4 है इसलिए 4 कीजिए। उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पे आपका जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +7 आएगा। क्या आएगा, +7 आएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी आते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी द्रव पे अणुओं की एक दूसरे से चिपकने की जो क्या होता है कि प्रवृत्ति को आप किस में मापते हैं, या माप को क्या कहते हैं, ये बताना है। देखिए कोई भी द्रव है अगर आपस में चिपक रहा है तो वो किस वजह से चिपकता है, सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव की वजह से, यानी सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में कहता है कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होता है।
ठीक है, तो ये सारे उर्वरक का नाम दे दिया है। इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा किसमें होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये जो आपका फोर्थ नंबर है यूरिया, यूरिया में सबसे क्या होता है कि ज्यादा जो है प्रतिशत मात्रा होता है। कितना होता है, तो ये 46.6 यानी कि लगभग 47% के आसपास में यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होता है। बाकी अगर आप इसमें देख लिया जाए पहला नंबर में दोस्त ये क्या है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अगर देखा जाए तो ये लगभग कितना होता है दोस्त, जान लीजिए कि 21 से 27% तक की होती है इसमें, ठीक है। वही अगर हम दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट की, अमोनियम नाइट्रेट में अगर अमोनिया की मात्रा देखा जाए तो 34 से 35% तक की होती है। उसी तरह से आपका जो है थर्ड नंबर में देखा जाए कैल्शियम नाइट्रेट में, तो कैल्शियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितने होता है, 9 से 10% होता है। तो सबसे ज्यादा किसी में होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्त यूरिया का होता है। यूरिया का सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत मात्रा होता है, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल में यानी H2O में घुलने पर क्या करता है कि फुफकारने की जो है ध्वनि जैसी आवाजें सुनाई देती है, ठीक है, अगर जल में उसको घोलते हैं तो इसमें से कौन। तो ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना होता है ना, उसको जब जल में रखिएगा तो क्या होता है कि काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो है फुदफुदाने का या फुसफुसाने का या कहिए कि फफारने का जो है आवाज उत्पन्न होने लगता है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा होगा, ये आपका थर्ड नंबर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में रखिएगा H2O में मिलाइएगा तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ये जो सेकेंड नंबर दिख रहा है आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही बनता है। यह एक तरह का क्या होता है ना कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, इससे उष्मा निकलता है। जैसे पानी में डुबाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, वैसे क्या होता है काफी हीट हो जाता है और उष्मा निकलना शुरू कर देता है और फुदफुदाना शुरू करता है और जो फुफकारना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बहुत आवाज मतलब साउंड करने लगता है, ये चीजें होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने से ये आवाजें उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको दिखा देते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मोबाइल फोन द्वारा उत्पन्न ई कचरे में, कहता है उत्पन्न ई कचरे में निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है कि मात्रा जो है वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही है। तो देखिए मोबाइल ई कचरा जो उत्पन्न होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो धातु उत्पन्न होता है या ई कचरे में जो धातु प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं वो होते हैं तांबा। कौन होता है, तांबा। ये कॉपर होता है, जान लीजिए। कॉपर के अलावा भी उसमें ई कचरे में जो है आपका क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद होता है। कौन कौन होता है, ये आप जो देख रहे हैं चांदी, ये जो आप देख रहे हैं प्लेडियम, ये देख रहे हैं सोना, ये सब मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में कौन होता है, ये तांबा ही होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मिनीमाटा रोग क्या है, मिनीमाटा रोग। देखिए मिनीमाटा रोग जो है मछली खाने से उत्पन्न होती है, जो एक गंभीर जो है क्या है कि न्यूरोलॉजिकल जो है क्या है कि सिंड्रोम है, बीमारी है। इसकी खोज जो है दोस्त जापान में हुई थी, ठीक है। इस बीमारी के पीछे कारण क्या था यही हमें बताना है। देखिए मिनीमाटा रोग मछली खाने से उत्पन्न होती है। ये किस तरह की मछली खाने से उत्पन्न होती है ये आपको हम बताते हैं। पहले तो जान लीजिए कि इसका कारण क्या होता है उत्पन्न होने का, बीमारी उत्पन्न कारण होने का ये कारण है आपका सेकेंड नंबर, क्या, पारा विषाक्तता। पारा विषाक्तता के कारण मतलब होता है आपका मिनीमाटा रोग। ये जापान में रिसर्च में पाया गया था। अब समझिए कि आपको बता देते कि मिनीमाटा रोग आखिर ये पारा विषाक्तता होता क्या है। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं ना कि आपकी फैक्ट्री होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वहां से क्या होते हैं ना कि केमिकल जो है बहुत सारा जो है रिसाव होता है, उसको नदी में पानी में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद वो क्या होता है कि उसमें जो होता है पारा की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। क्या मेथिल मर्क्यूरी कहिए, मर्क्यूरी कहिए, मिथाइल मर्क्यूरी कहिए, उसमें मिथाइल भी रहता है, मिथाइल मर्क्यूरी। मिथाइल मर्क्यूरी मतलब पारा होता है, मर्क्यूरी मतलब क्या, पारा, ठीक है। तो मिथाइल मर्क्यूरी होता है, वो क्या होता है कि कचरे के रूप में जो है नदी में प्रवाहित होती है, मछली उसे खाती है, बहुत ज्यादा शंख भी होते हैं, शंख भी उसे खाते हैं। तो जो लोग वैसे मछली को या वैसे शंख को खाते हैं वैसे लोगों में क्या होता है ना दोस्त कि ये मिनीमाटा रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें जो है कचरे खाने वाले मछलियों से ही होता है। तो वैसे लोगों के पास ही ये जो मिनीमाटा रोग होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टेकोफेरोल क्या है, टेकोफेरोल की कमी से पुरुषों में क्या होता है या महिलाओं में क्या होता है कि बांझपन हो जाता है। तो टेकोफेरोल का जो है लोकप्रिय शब्द क्या है ये कहा जा रहा है। देखिए दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीजें कि आपका टेकोफेरोल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, या जान लीजिए रासायनिक नाम क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान लीजिए ये चीजें कि ये आपका फोर्थ नंबर होगा विटामिन ए, विटामिन ई।
अब विटामिन ई का भी कभी कभी कहता है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है, इस तरह से पूछ देता है, तो टेकोफ्रोल ही होता है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये इसकी कमी से क्या होता है कि प्रजनन क्षमता महिला या पुरुष में होती है वो कम जाती है, जिसके वजह से बांझपन आ जाती है। ठीक है, इसकी पूर्ति करना है तो अंकुरन बीज जो है लोग ज्यादा खाते हैं, या विटामिन ई का भी कैप्सूल आता है जो 4 mg जो है लगभग जो है पुरुष खाते हैं, 2 mg जो है महिला खाती है। तो इसके लिए भी डोज आता है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये चीजें जो है यूज किया जाता है। वैसे ज्यादातर जो है अंकुरन बीज अगर खाते हैं तो इसकी पूर्ति जो है उससे हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि किसी पौधे के तने कठोर भाग, तने के क्या होता है कि कठोर भाग होते हैं, वो किसके कारण होते हैं। या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधे के तना किस उत्तक की वजह से कठोर होता है, या कभी कभी दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में लचीलापन जो होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो कठोर और लचीलापन दोनों पूछे जाते हैं। तो पहले देख रहे थे हम कठोर वाला भाग। तो पौधे जो होते हैं अधिकता देखते हुए कि तना काफी कठोर होता है, वो किस वजह से होता है, तो उसमें स्क्लेरन काइमा उत्तक पाया जाता है, उसी की वजह से क्या होता है कि पौधे काफी कठोर हो जाते हैं। किसकी वजह से, ये फर्स्ट नंबर स्क्लेरन काइमा के वजह से। दूसरी नंबर जान लीजिए कि लचीलापन पूछ देता है कि लचीलापन किसकी वजह से होता है, तो पौधे में कौन सा उत्तक पाया जाता है जिसकी वजह से उसके टहनी या पौधे खुद लचीलापन हो जाते हैं, तो जान लीजिए ये जो होता है कॉलन काइमा की वजह से। किसकी वजह से, कॉलन काइमा उत्तक होता है, उसकी वजह से पौधे में पाए जाते हैं, तो लचीलापन आता है। दोनों पूछे जाते हैं, कठोरता और लचीलापन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केसर वाला जो मसाला बनते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यही कहा जाता है। देखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि केसर जो जिस पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये पूछा जाता है। देखिए केसर वैसे पौधे के पुष्प फूल जो भाग होता है उसमें वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है, उसी से क्या होता है कि केसर प्राप्त किया जाता है। दूसरी क्वेश्चन ये पूछता है कि केसर जो प्राप्त होता है वो पौधे का नाम क्या होता है। क्रोकक्स पौधे होते हैं, क्या होता है, क्रोकक्स पौधे, उसी को केसर क्रोकक्स पौधे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि अड़हुल का फूल देखते होइएगा, उसमें से 2-3 जो है लंबे लंबे बीच में से निकलते हैं ना वर्तिकाग्र से, उसी को तोड़ करके क्या होता है ना कि जान लीजिए कि केसर बनता है। मतलब अड़हुल को तोड़ के नहीं, उसी तरह के पौधे होते हैं, क्रोकक्स का पौधा, केसर क्रोकक्स का पौधा। तो वो एक तरह का क्या होता है कि पुष्पीय ही पौधा होता है, खाली फूल ही देते हैं, जो कश्मीरी इलाके में, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होते हैं। तो उसके जो है वर्तिकाग्र को तोड़ करके ही उससे क्या होता है कि केसर प्राप्त किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि बॉम्बे रक्त समूह या बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहिए, ठीक है, के संबंध में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, या आप लोग जो है कुछ लोग होंगे जो पहले सुन भी रखे होंगे। देखिए एक तो ब्लड ग्रुप कौन होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, और एक पांचवा नाम आप कभी कभी सुनते होइएगा गोल्डन ब्लड ग्रुप। ठीक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये सभी में क्या होता है कि आरएच फैक्टर जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन गोल्डन अगर ब्लड ग्रुप में चले जाइएगा तो गोल्डन ब्लड ग्रुप में क्या होता है ना दोस्त कि आरएच फैक्टर पाया ही नहीं जाता है, इसलिए उसको आरएच फैक्टर, नल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप को। लेकिन हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है तो जान लीजिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। जैसे गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है ना कि लाखों लोगों में किसी एक में पाया जाता है। अभी तक के जो पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर ले गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में, तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक के 40 से 45 लोगों के पास ही गोल्डन ब्लड ग्रुप है, पूरा गोल्डन ब्लड निकलता है, जैसे प्लाज्मा निकलता है ना उस तरह का गोल्डन निकलता है। ठीक है, तो गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, अभी 140-45 करोड़ जनसंख्या की बात कर ले तो उसमें जो है अभी 45 से 50 लोगों के पास जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप है। लेकिन बॉम्बे ग्रुप की बात कर लेते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो जान लीजिए ये चीजें भारत में ही इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, अदर कंट्री में नहीं जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि बॉम्बे में सबसे ज्यादा जो है ये ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं। अब ये किस तरह का ब्लड ग्रुप है ये भी जान लीजिए, तो चलिए आपको बताते चलते हैं, ऑप्शन देखते चलिएगा। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि एच जो है फैक्टर जो होता है, एंटीजन जो होता है वो व्यक्त करने की कमी रखता है, तो बिल्कुल सही, ये भी पाया जाता है, ये नहीं होता वैसे ग्रुप वाले में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले में। दूसरी नंबर जान लीजिए कि ए और बी जो एंटीजन होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि अदर ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, तो ए बी एंटीजन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि इसकी खोज जो है 1952 में की गई थी। किसने किया था, ये देख लीजिए, वाई एम जो है वेंडे ने किया था। ठीक है, वाई एन वेंडे ने किया था ये। ठीक है,
तो अब जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो 4 मिलियन 5 मिलियन में किसी एक के पास जो है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक के पास जो है आपको मिल जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और खास करके बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बॉम्बे शहर के नाम पे बॉम्बे में जितने भी रहने वाले लोग हैं लगभग 10,000 लोगों को उठा करके देख लीजिए, एक दो को जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। जिसमें क्या होता है आपको बता ही दिए है कि एच फैक्टर जो है उसमें क्या होती है कि कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें आपकी क्या चुना था? अच्छा, गलत ना चुना था। हाँ, गलत चुना था तो गलत, ये आपको आंसर पता ही नहीं। ये 4th नंबर आपका आंसर होगा क्या कि इसमें जो है क्या कह रहा है इसमें कि ये जो है कहता है कि रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल जो है वो जो है और जो ब्लड ग्रुप होता है वैसे व्यक्ति वाले क्या करते हैं कि रक्त मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी से रक्त नहीं मिलता। ये गोल्डन ब्लड ग्रुप अलग ही होता है। जब इसको निकाला जाता है तो इसको बिल्कुल जो है सुरक्षित रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि इसके जिस व्यक्ति को ये वाला ब्लड ग्रुप की कमी होगा तो उस व्यक्ति को ये ब्लड ग्रुप दिया जाए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को। इसलिए इसको स्टोर करके रखता है, किसी को लेता देता नहीं है ये। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? ये चीजें कह रहा है कि वायरस का अध्ययन डैश वायरस का अध्ययन है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है ये कह रहा है। देखिए इसमें सारे अध्ययन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टडी से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। देखिए वायरस का जो अध्ययन होता है दोस्त वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वायरोलॉजी। अब जान लीजिए कि माइकोलॉजी क्या होता है दोस्त? माइकोलॉजी जो होता है वो कवक का अध्ययन होता है। कवक के स्टडी जो होता है वो माइकोलॉजी होता है। ठीक है, प्रोटोजुओलॉजी क्या होता है कि प्रोटोजुआ से रिलेटेड होता है, प्रोटोजुआ का स्टडी होता है। पैरासिटोलॉजी क्या होता है दोस्त? पैरासिटोलॉजी जान लीजिए कि ये चीजें जो परजीवी से जो अध्ययन होता है वो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे लॉजी जो होता है स्टडी वाला, इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो इससे आएगा ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही टेस्ट में थे, ये 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे टेस्ट देना है। पहला नंबर को पहला कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा उत्तक सबसे भीतरी उत्तक है जो क्या करता है कि जाइलम और फ्लोएम का जन्म देता है। जी हाँ, कौन सा उत्तक पौधे में पाया जाता है? ये कौन सा उत्तक होगा जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक का जन्म देता है, जाइलम फ्लोएम उत्तक को जन्म देता है? तो जान लीजिएगा ये 2nd नंबर। क्या 2nd नंबर है? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम उत्तक है जो क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम को जन्म देता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में लिए गए थे, और इसी का दोस्त लोगों ने टेस्ट दिया है जिसका हम आपको स्कोर कार्ड दिखाने वाला है। लेकिन आपको हम बताया है कि स्कोर कार्ड दिखाने से पहले दोस्त आपको हम क्या करेंगे, ये टेस्ट स्कोर कार्ड दिखाने से पहले बताएंगे कि टेस्ट कहां से देना है। भूल भी जाते हैं कि क्या बताना है आपको। चलिए तो देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन देख लीजिए। ये एप्लीकेशन ERCB सर के नाम से है दोस्त। इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा ना कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करके क्या कीजिएगा कि टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, अब इंस्टॉल करके अगर आपको पता नहीं चलेगा कि टेस्ट कहां से देना है तो एक बार मैसेज और कॉल जरूर कर लीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि टेस्ट कैसे देना है कैसे नहीं देना है। और जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वो टेस्ट नंबर आज का 80 नंबर टेस्ट ढूंढ लेंगे कि कहां से टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और जान लीजिए कि जो लोग डाउनलोड करेंगे दोस्त एप्लीकेशन पे रिव्यू जरूर दे दीजिए। जो लोग डाउनलोड पहले से भी कर रखे हैं जाकर के प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाकर के एप्लीकेशन पे रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। आप ही की वजह से क्या होगा कि हम भी हैं और आप हमारे वजह से मतलब आप भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्प मेरा भी कर दीजिए कि एप्लीकेशन पे जाकर के इस पे रिव्यू जाकर के दे दीजिए। ठीक है, जो जैसा लगे, जैसा कि आप टेस्ट दे रहे हैं काफी दिनों से, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह का एप्लीकेशन है क्या है, तो कम से कम रिव्यू दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं आपको कि हम स्कोर दिखा देते हैं कि जो लोग क्या है कि टेस्ट दिए हैं, टेस्ट में कितने नंबर लेकर के आए हैं उसको हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं आपको कि आज कौन जो है पहले नंबर पे बने हुए हैं। देखिएगा, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, ये है अपना स्कोर कार्ड। देख लीजिएगा आज जो है पहले नंबर पे बने हुए हैं, जो हर बार पहले नंबर पे बने रहते हैं, संजय कुमार यादव साहब है जो नंबर 1 पे बने हुए, 75 में 65 नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए। दूसरा नंबर देख लीजिए जो शिशु प्रिया है जो 58.35 मार्क्स लेकर के आई है। बहुत अच्छा है शिशु प्रिया, इसी तरह से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और संजय भाई आपका तो सिलेक्शन श्योर है, मिठाई तो बनता ही है आपका। चलिए मिलेंगे जरूर, आपका सिलेक्शन होने दीजिए।
दूसरे नंबर पे शिशुप्रिया है। तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल भारद्वाज है। राहुल भारद्वाज भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए। देख लीजिए अजीत नंबर चौथे नंबर पे, ये भी अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं। देखिए सेम मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन ये क्या है कि टाइमिंग की वजह से फोर्थ नंबर पे आ गए हैं, नहीं तो ये भी क्या होते हैं सेकेंड या थर्ड नंबर पे आ जाते रहा। देख क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर तीनों इक्विवेलेंट नंबर है, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए 5वें नंबर पर देख लीजिए कि पंकज कुमार है। पंकज कुमार भी बहुत अच्छा है, मेहनत किए हैं, अच्छा नंबर है। उसके बाद 6ठे नंबर पे अमन कुमार भाई है। अमन कुमार भाई भी अच्छा नंबर लेकर के आए, बहुत अच्छा है। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्त जान लीजिए कि दिल्ली में ही पार्टी मिलेगा, सबको जो है आना पड़ेगा दिल्ली में, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। जो बेशरम होगा वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए ऐसा तो बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं आपको कि आना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं अगले नंबर देख लीजिएगा 7वें नंबर पे दोस्त। 7वें नंबर पे ये संजय क्या है, ऊपर वाला चाहे कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए और सब जो है आकर के पार्टी दे हमें दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली के लिए स्पेशल होटल आप लोगों के लिए हम बुक करेंगे, वहीं पे स्पेशल जो है क्या होगी कि पार्टी होगी, सिलेक्शन पार्टी स्पेशल। सबको बुलाया जाएगा जिस जिस का सिलेक्शन होगा। और जो लोग नहीं आना चाहते हैं उसको तो जबरदस्ती ला ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिसकी इच्छा होगी कि नहीं जाकर के एक बार मिले और जाकर के पार्टी करें, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आते हैं, वैसे बहुत सारे लोग सेल्फिश ही होते हैं। चलिए देख लीजिएगा 7वें नंबर पे दोस्त। 7वें नंबर पे ये संजीव यादव साहब है जो अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे देख लीजिए कि रंजन पांडे साहब है। 9वें नंबर पे सुबोध भाई है। उसके बाद देख लीजिएगा 10वें नंबर पे अर्जुन तमन्ना है। उसके बाद 11वें नंबर पे जो है ये वीरेंद्र साहब है। उसके 12वें नंबर पे अरविंद कुमार भाई है। बहुत अच्छा है, जो लोग अच्छा मार्क्स लाए हैं सच में अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए ऐसे ही। हाँ देख लीजिएगा आपका अगले नंबर पे अजीत यादव साहब है। अजीत यादव साहब 13वें नंबर पे। उसके बाद जो है देख लीजिएगा मुकेश साहब है। उसके बाद जो है आपका अंकज कुमार 15वें नंबर पे। 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं डीएस मीना साहब है। उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा विकास साहब है जो 17वें नंबर पे। 18वें नंबर पे तेज भाई है, ठीक है। 18वें नंबर पे तेज भाई है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी ही मेहनत किया कीजिए सभी आदमी, आज हम सिलेक्शन लेकर के आइए। चलिए उसके बाद देख लीजिए आपका इसकी संदीप भाई है। संदीप भाई जो है क्या है कि 19वें नंबर पे है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो क्या बता रहे थे, हाँ 19वें नंबर पे पता ही दिए हैं कि संदीप भाई है जो 19वें नंबर पे है। उसके बाद जो है 20वें नंबर पे देख लीजिएगा आप कि राज मुन्ना भाई है। उसके बाद 21वें नंबर पे आरके गुर्जर साहब है। उसके बाद 22वें नंबर पे क्या है कि लवकेश भाई है। उसके बाद 23वें नंबर पे दोस्त जो है ये अपना शुभम भाई है। कौन है, सुभाष भाई है, अच्छा सुभाष चंद भाई है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा 24वें नंबर पे दोस्त। 24वें नंबर पे ये कुंदन साहब है जो 24वें नंबर पे, बहुत अच्छा दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद 25वें नंबर पे देख लीजिएगा रंजीत साहब है। उसको 26वें नंबर पे एमडी आजाद साहब है। उसको 27वें नंबर पे नीतीश साहब है। 28वें नंबर पे राकेश भाई है। उसको 29वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अमरनाथ भाई है। उसके बाद 30वें नंबर पे हरिओम भाई है, ठीक है। हरिओम भाई मेहनत किया कीजिए, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद 31वें नंबर पे ये बता देते हैं कि बसंत भाई है। उसके बाद 32वें नंबर पे राहुल भाई है। उसके बाद 33वें नंबर पे देख लीजिएगा मुकेश साहब है। उसके बाद 34वें नंबर पे नितिन भाई है। उसके बाद जो है आपका 35वें नंबर पे देख लीजिएगा, हाँ 35वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका पवन भाई है। उसके बाद 36वें नंबर पे देख लीजिएगा, 36वें नंबर पे ये गुड्डू यादव साहब है जो 36वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही थोड़ा मेहनत किया कीजिए सभी लोग। चलिए 37वें नंबर पे देख लीजिएगा कि राम जतन साहब है। उसको 38वें नंबर पे देख लीजिएगा, 38वें नंबर पे ये यदवेंद्र साहब है। उसके बाद 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि सम्राट भाई है। उसके बाद 40 नंबर पे देख लीजिएगा आपका अजीत कुमार साहब है। 41 नंबर पे एमडी जो है आपका राजीव है। उसके बाद जो है 42 नंबर पे देख लीजिएगा कि नितेश यादव साहब है 42 नंबर पे, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 43 नंबर पे ये मृत्युंजय साहब है। उसको जो है देवेंद्र भाई है 43 नंबर पे। उसको जो 44 पे देवेंद्र भाई है। उसको 45 पे देखिएगा संदीप भाई है। 46 नंबर पे देख लीजिएगा आरके सिंह साहब है। उसको 47 नंबर पे देख लीजिएगा कि जितेंद्र भाई है। उसको जो 48 नंबर पे जो है आज कालीनाथ साहब है, ठीक है। कालीनाथ साहब बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका क्या है कि 49 पे जो है राहुल साहब है। उसके बाद जो है आपको 50 नंबर पे ये डॉली है। उसके बाद जो है 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि सागर साहब है। 52 नंबर पे देख लीजिएगा, 52 नंबर पे इंद्रजीत भाई है। 53 नंबर पे देख लीजिएगा, 53 नंबर पे जो है प्रकाश भाई है। उसके बाद जो है 54 नंबर पे जो है ये राम सहाय साहब है। कौन है, राम सहाय साहब ओझा जो है सो,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप 55 नंबर पे, 55 नंबर पे ये सुशील कुमार है। उसके बाद 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि बंटी भाई है। उसके बाद जो है 57 नंबर पे देख लीजिएगा, 57 नंबर पे पवन भाई है। उसके बाद 58 नंबर पे देख लीजिएगा, 58 पे मुनेंद्र भाई जो जिला बदायूं से है, यूपी से है। उसके बाद 59 पे रोशन कुमार साहब है। उसके बाद 60 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण साहब है। कौन है? भूषण साहब है, हमारे भूषण साहब। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 60 नंबर 1 पे जो है ये जाहिद भाई है। कौन है? जाहिद भाई है। उसका जो 62 नंबर पे देख लीजिएगा तब पंकज भाई। 63 नंबर पे देख लीजिए संदीप भाई है। उसका 64 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि रत्नाकर भाई है। 65 नंबर पे विपिन भाई है। 66 नंबर पे ये कमलेश साहब है। ठीक है, कौन है? कमलेश साहब है 66 पे। चलिए 67 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल भाई है। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है 67 नंबर पे। 69 पे जो है आपका क्या है कि मुकेश है। उसके बाद 70 नंबर पे अगर देखा जाए तो धीरेश भाई है जो सोनभद्रा से है, बहुत अच्छा है दोस्त। इसी पर उसके बाद जो है 71 नंबर पे ये जो है आपका क्या है कि मंटू भाई है। उसको 72 नंबर पे ये रंजन हट्टी साहब है। ठीक है, रंजन हट्टी साहब काफी समयों से टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर बने रहते हैं। चलिए उसके बाद बताते हैं 73 नंबर पे अंजू कुमार है। उसके बाद 74 नंबर पे अगर देखा जाए तो ये क्या है कि उत्सव भाई है। उसके बाद 74 नंबर पे 74 पे उत्सव है। 75 पे देख लीजिएगा, 75 पे ये क्या है कि संजीव है। उसके बाद जो है 76 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल साहब है। उसको 79 नंबर पे देख लीजिएगा 77 पे ये रंजन सिंह है। उसके बाद 78 पे क्या है कि आपका अनूप भाई है। क्या है? अनूप भाई। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत किया कीजिए, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं आपका कि पी कुमार जो 79 नंबर पे है। उसके बाद जो है 80 नंबर पे अगर बात करें तो योगेश साहब है। उसके बाद 81 नंबर पे अगर बात कर ले तो ये बबलू साहब है। उसके बाद आपका 82 नंबर पे ये क्या है कि बबलू पटना से है जो 82 नंबर पे है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा आपका सुधीर भाई है। उसका जो है 84 नंबर पे जो है ये क्या है कि जावेद अख्तर साहब है। ठीक है, जावेद अख्तर साहब, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपकी 84th दोस्त, 84th नंबर 84th नहीं 85 है। 85 पे ये सुदामा भाई। उसके बाद 86 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोहम्मद जो है लाइक दे दिया है। उसके बाद जो है 87 नंबर पे दोस्त, 87 नंबर पे जो है ये मनोहर भाई है। उसके बाद 88 नंबर की अगर बात कर ले तो अनमोल भाई है, अमोल भाई है। उसके बाद 89 नंबर पे है तो अनिल कुमार भाई है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि 90 नंबर पे दोस्त ये कनिष्क साहब है जो 90 नंबर पे है। ठीक है, कनिष्क चौहान भाई, थोड़ा सा मेहनत बूस्ट कीजिए आप। चलिए 91 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये विनय साहब जो यूपी से है। 92 नंबर पे देख लीजिएगा कि बिमला कुमारी है। 93 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि प्रशांत भाई है। उसको 94th की बात अगर कर लेते हैं तो 94th पे ये बिमलेश साहब है। उसको 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि विपुल साहब है। उसको 96 नंबर पे देख लीजिएगा 96 पे अशोक साहब है। कौन है? अशोक साहब है, बहुत अच्छा है दोस्त, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसको देख लीजिएगा 97 नंबर पे हरिमोहन भाई है। उसको 98 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि श्याम भाई है। उसको 99 नंबर पे देख लीजिएगा उमेश राम साहब है। उसके बाद जो 100 नंबर जो शतक लगाए हैं इंजीनियर जैन साहब ने शतक लगा के बैठे हुए हैं। उसके बाद 101 नंबर पे जो है आपका कि अनिरुद्ध भाई है। उसके बाद जो 102 नंबर पे देख लीजिएगा आप कौन है? शिव कुमार। 102 नंबर पे क्या है कि शिव कुमार साहब है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 103 नंबर पे ये सलमान अली है। उसके बाद जो है 104th नंबर पे ये संदीप भाई है। उसके बाद जो है आपका 105 नंबर पे ये क्या है कि रोहित भाई है। उसके बाद 106 नंबर की अगर बात कर ले तो ये बबली प्रजापति है। उसके बाद 107 नंबर पे बात कर ले तो अनूप भाई है। उसके बाद 108 नंबर की बात कर ले तो ये पूर्णिमा सिंह है जो 108 नंबर पे है। ठीक है, पूर्णिमा थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद लेकर के चलते हैं आपको 109 नंबर पे। 109 नंबर पे मनेंद्रा साहब है, मनेंद्रा यादव साहब। उसको 110 नंबर पे देख लीजिएगा। 110 नंबर पे ये क्या है आपका करिश्मा है। उसके बाद आपको बताते हैं 111 नंबर पे ये क्या है ऋषि राम साहब है। 112 नंबर पे जो है ये मनोज भाई है। उसके बाद 113 नंबर पे कौन है? ये अतुल्य साहब है अपने। उसके बाद ये है आपको 114 नंबर पे अगर है तो अरमेंद्रा साहब है। 114 नंबर पे अरमेंद्रा साहब है, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये प्रमोद साहब जो है 115 नंबर पे। 116 नंबर पे जो है ये सनी सिंह है। उसके बाद 117 नंबर पे देख लीजिएगा ये आपका विजय साहब है। उसको जावेद आलम जो है 118 नंबर पे। 119 नंबर की अगर बात कर ले तो ये सन्नी साहब है। उसके बाद 120 नंबर पे अनुराग भाई है, अनुराग गोदी। ठीक है, जो 120 नंबर पे है। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा आपका 121 की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, जान लीजिए कि अनुराग मोदी साहब ये 2 बार दे दिए, पता नहीं कैसे, हाउ इज पॉसिबल, पता नहीं। चलिए उसके बाद देख लीजिए 122 नंबर पे जो है ये कुमार साहब है। उसके बाद जो है परवेज आलम है जो 123 नंबर पे है। उसके बाद 124 पे आशुतोष भाई है। उसके बाद 125 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं ये तो मुन्ना भाई है। उसके बाद 126 नंबर पे जो है ये मोहन भाई है। 126 पे मोहन भाई है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 127 नंबर पे जो है अनिल कुमार है। 128 नंबर पे जो है अपना ये सचिन भाई है, सचिन भारद्वाज साहब है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो दोस्त आप भी क्या कीजिए कि फटाफट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और फटाफट क्या कीजिए कि आज का टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर लीजिए। टेस्ट नंबर 80 यानी कि 80 एक्टिव है। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए, जाइए टेस्ट दे लीजिए और हाँ इंस्टॉल करके जरूर रिव्यू दीजिएगा दोस्त, एप्लीकेशन पे सभी लोग रिव्यू दीजिए जरूर। ठीक है, चलिए जो लोग दोस्त सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी के लिए। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल। फिर मिलते हैं अगले दिन आपको लेकर के एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। फिर हमें अभी इजाजत दे दीजिए, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।